किस्त नंबर 11 हिस्सा 2। नाश्ते की मेज पर उसे अंदाजा हुआ आज फारिस का ऑफिस जाने का कोई इरादा न था। दैनिक फोन कॉल्स अटेंड करने और कुछ जरूरी हिदायत यहाँ वहाँ देने के बाद उसने अपना मोबाइल फोन भी ऑफ कर दिया। अब वो जहां जहां जाती थी वो अपनी शर्ट की जेबों में हाथ डाले उसके पीछे पीछे था। क्या है? चिढ़कर पूछा। मैं तो बस टहल रहा हूँ, उसने कंधे अचकाए। तो कहीं और जाकर टहलो। मगर वो कहीं नहीं गया। तुम्हें पता है आज मैं ऑफिस क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गए? क्योंकि आज से तुम जिम में मेरे साथ वर्कआउट करने वाली हो। जन्नत की आंखें पहनी। मुझे तुम्हारी तरह कोई मसल्स नहीं बनाने, मैं ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हूँ, फौरन से कहा। मगर फारिस ने जैसे उसकी बात नहीं सुनी। हर ट्राइमेस्टर के लिए सेफ एक्सरसाइज जो तुम आराम से कर सकोगी, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, बहुत मोहतात रहना पड़ता है। उसकी आंखों में तशवीश नुमाया हुई थी। जहाँ मेरे जैसा पर्सनल ट्रेनर हो जो बच्चे का बाप भी हो, वहां भला तुम्हें क्या मसला पेश आ सकता है? यही तो असल मसला है, दांत पीसकर कहा। वो मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामे ग्राउंड फ्लोर पर अपने जिम ले आया। एक लंबा सा हॉल जो हर तरह की इक्विपमेंट से भरा हुआ था। वो ग्लास वॉल से वर्कआउट करते हुए झांक लेती थी मगर अंदर कभी नहीं गई थी। अब अंदर आ गई थी तो समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर कैसे निकले। स्लाइड डोर बंद करके फारिस उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। चलो अब शुरू करते हैं। वार्म अप के बाद उसने सबसे पहले कार्डियो वर्कआउट करवाना शुरू किया। जन्नत कुछ बेदिली झंझलाहट से उसके इंस्ट्रक्शंस पर ये सोचकर अमल करती रही कि बस 10-15 मिनट तक एक्सरसाइज करवाएगा और फिर छुट्टी हो जाएगी। मगर उसकी हैरत और सदमे की इंतहा न रही जब वो दुल्हनियां बढ़ाता गया। ऊपर से जरा जरा सी गलती पर डांट अलग से पड़ रही थी। ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, हाथों में जान नहीं है क्या? ये क्या कर रही हो? आर यू डेड? वो अच्छा खासा तपी हुई थी मगर तहम्मुल से सब सुनती सहे जा रही थी। दूसरों के शोहरों की बीवियां प्रेग्नेंट होती हैं तो कहते हैं हिलकर पानी भी मत पियो, और एक तुम हो। ठीक आधे घंटे बाद बेंच पर वर्कआउट करते हुए वो कह रही थी, जरा बताओ तो ये कौन से मर्द हैं जो कहते हैं हिलकर पानी भी मत पियो? मैं तो ऐसे किसी मर्द को नहीं जानता। उसके पास खड़ा वॉच बैंड पर सेकंड्स के हिसाब से टाइम देख रहा था। हाँ, तुम तो अपने जैसों को ही जानते होगे ना। तब कर बोली, खड़ूस, बेरहम, जालिम। बकिया लफ्ज जबान में अदा किए। कुछ कहा? तुम्हारी तारीफ कर रही थी। ऊंची आवाज में करो जरा, मैं भी सुनूं। उसने दांत पीसे। अब बस मैं बहुत थक चुकी हूँ। उसने हाथ उठा लिए। 5 मिनट बाकी हैं, उसने सख्ती दिखाई। वो रूहान से हुई। 5 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे। 2 मिनट का वक्फा मिला तो गहरी सांस लेती बेंच पर बैठ गई। सर्द आह यूं भरी जैसे उस पर ना जाने कितना जुल्म ढा दिया गया हो। बोतल मुंह से लगाकर 2 घूंट लिए, फिर मुड़कर फारिस को देखा। वो सामने ही से मैट पर खड़ा 10-10 केजी उठाए हुए था। लम्हे भर के लिए आंखें फैली थीं, दूसरे ही पल मुंह से माशाल्लाह निकला था। ऐसे तो नहीं वो इतना फिट नजर आता था। तीसरे ही पल वो खुद से अपने लिए अपनी मर्जी का वर्कआउट मुंतखब किए रैक पर पहुंच गई। इससे सारी मुश्किल वर्जिश करवाई जा रही है और खुद देखो कितने आराम से डंबल उठा रहा है। आसान काम अपने लिए और मुश्किल काम उसके लिए। उसने बड़े साइज वाला उठाना चाहा तो दिन में तारे दिख गए। चलो कोई बात नहीं, शुरुआत कम वजन से कर लेनी चाहिए, कोई मसला नहीं। खुद को खुद ही तसल्ली देती सीधी हुई, तभी फारिस से निगाह दो चार हुई। वो दोनों हाथों में महारत से वजनी डंबल उठाए आर्म वर्कआउट करते हुए उसे देख रहा था। लबों पर मुबहम सी मुस्कुराहट उभरी जिसे दबाकर रुख बदल गया। अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। गला खंगार कर गाल पर बिखरती लटों को पीछे किया, जैसे तैसे दोनों हाथों से पूरा जोर लगाकर 5 केजी का डंबल उठाया। आंखों में फातिहाना सी चमक उभरी। अगले ही पल वो उसके हाथों से छूटकर गिरा। इतनी ही जोरदार आवाज गूंजी, इतनी ही सिरत से वो बुदखलाकर पीछे हटी। फारिस अपना डंबल रखकर तेजी से उसके पास आया। वह झुककर कदमों में देख रही थी। अल्लाह का शुक्र था कि पाँव बच गए थे, वरना उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी खुद को नुकसान पहुंचाने की। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? बाजू से पकड़कर उसे पीछे हटाते हुए सख्ती से डांट दिया। वो पता नहीं कैसे हाथ से छूट गया। घबराकर वो फौरन ही वजाहत दी। उससे चलकर तुम्हारे हाथों में आया और छूट गया। उसका पारा चढ़ गया था। कुछ हो जाता, अगर चोट लग जाती तो? वो आंखों में हैरानी लिए उसे देखकर सहम गई।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुमने मुझे तसव्वुर करके ये डंबल गिराया है? तेवरी पर बल डालकर गुस्से से कहा। ना, नहीं तो। फिर ये मेरे सर पर गिरता हुआ क्यों महसूस हुआ है? जब्त करके पूछा। अब अगर तुमने मुझे कुछ कहा ना तो मैं ये सचमुच तुम पर गिरा दूंगी। उसके तासुरात से खाइफ होकर फौरन ही धमकी दी। पहले ठीक से उठाना तो सीख लो, ब्रोसली की बहन। उसके कदमों से डंबल उठाकर वापस उसकी जगह पर रखा। वो भवें से केड़ कर रह गई। जो वर्कआउट मैंने बताया है वो कौन करेगा? अपने सीने पर बाजू बांधकर सख्ती दिखाई। मुझे नहीं पता, बस खत्म करो ये सब। अभी तो सिर्फ 30 मिनट हुए हैं। बाजू से पकड़कर उसे ट्रेडमिल पर खड़ा कर दिया। उसे जी भर के रोना आया, स्पीड एडजस्ट की। ना चाहते हुए भी उसे आहिस्ती से कदम उठाना पड़े। तुम आखिर मुझे किस बात की सजा दे रहे हो, हाँ? 10 मिनट के बाद स्पीड बढ़ाने आया तो फट पड़ी, मगर उसे तो जैसे कोई आवाज ही नहीं आई थी। क्या मुसीबत है? झंझलाहट के आलम में तेज-तेज कदम उठाने लगी, सांस फूल रहा था, धड़कन तेज हो रही थी। मुड़कर देखा तो उसे वो कहीं नजर न आया। फौरन से रफ्तार कम की, सुख भरी सांस लेते अब मरियल से कदम उठा रही थी। फिर वो किसी जिन की तरह अचानक नमूदार हुआ था। ये क्या ज़ोंबी की तरह चल रही हो? डांट कर स्पीड वापस एडजस्ट करना चाहिए और जन्नत की जो जैसे सर पर लगी तलवों पर पूछी। ज़ोंबी मत कहो मुझे, चीख कर बोली। अगले ही पल उसका रंग उड़ा। घबराकर तेज कदम उठाना शुरू किए, फारिस स्पीड बढ़ा रहा था। फारिस, फारिस प्लीज स्पीड कम करो। वो चीखी, मगर उसने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। हाँ तो क्या कह रही थी आप? कंट्रोल बटन पर हाथ रखे वो तपा देने वाली मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। कुछ नहीं कह रही थी मैं। उसे बहुत तेज तेज कदम उठाना पड़ रहे थे, बस भागने की कसर रह गई थी। परेशान होकर हाथों पर गिरफ्त बढ़ा ली कि गिर ना जाए। आंटी फारिस को देखें, कुछ और समझ न आया तो वहीं खड़े खड़े चिल्लाई। उन्होंने मुझे बहुत बार देखा हुआ है, अब तुम देख लो। अब गहरी आंखें उस पर जगमाए संजीदगी से कहा। मैं गिर जाऊंगी। क्या मैं इतना हैंडसम हूँ? फारिस प्लीज। नहीं गिरोगी, ये मुनासिब स्पीड है। शाबाश, तेज तेज कदम उठाओ। वो कंट्रोल बटन पर हाथ रखे जरा सा पीछे हटा। दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, मिन्नत करके बोली। उसकी रोती शक्ल देखकर तरस आ गया, स्पीड कम कर दी। ड्रामे करना कोई तुमसे सीखे। 15 मिनट तक अब यही स्पीड रहेगी। तहकुम से कहकर वो वापस बेड पर जा बैठा। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए वो बेतली से चलती रही। अल्लाह अल्लाह करके वर्कआउट खत्म हुआ। वो तो जैसे रस्सियां छुड़ाकर जिम से भागी। आज पहला दिन है, इसलिए कम वक्त दिया है। राहदारी से गुजरते हुए फारिस ने कहा। ये कम वक्त था? जन्नत की आंखें उबल पड़ी। कार्डियो वर्कआउट कल ठीक से करना है तुम्हें। बाइसेप वर्कआउट आज 10 बार किए हैं तो कल 15 दफा करेंगे। ट्रेडमिल पर 25 मिनट वॉक करना होगी। शोल्डर वर्कआउट का दौरानिया भी बढ़ाना होगा। वो अभी से आने वाले कल के लिए सब तरतीब दे रहा था और जन्नत की शक्ल ऐसी हो रही थी जैसे किसी भी लम्हे रो देगी। अल्लाह करे कल सुबह उसे 7 बजे ऑफिस आना पड़ जाए। आसमान की तरफ देखते हुए दुआ की। तुमने कुछ कहा? उसने गर्दन मोड़कर पूछा। वो गुड़गुड़ाती, दुआ तो दिल में की थी, इसने कैसे सुन ली? नहीं, भला मैं क्यों कहूंगी? कंधे उचकाकर अपने कमरे में बंद हो गई। सीन बदलता है। कुरान की तिलावत से फारिग होकर मिसेस शिराज़ी जन्नत के कमरे में आ गई। नीचे शिफ्ट हो जाने का एक ये फायदा हुआ था कि उसके कमरे में बआसानी आ जा सकती थी। खिड़कियों से स्विमिंग पूल नजर आता था, दीवारों पर धूप उतरी हुई थी। सब्जा रोशनी में चमक कर और हरा लग रहा था। वो उसी तरफ देख रही थी। जन्नत मुसलसल बोलते हुए वार्डरोब खोले खड़ी थी। वो उसकी सुन रही थी, उसे जवाब भी दे रही थी। वार्डरोब में सिर्फ उसकी चीजें, उसका सामान था। बच्चे के लिए की जाने वाली अशिया तरतीब से नीचे रख रही थी। कमरा चौंकिया बड़ा था तो दाईं तरफ का हिस्सा बच्चे के लिए खूबसूरती से सेट किया जा सकता था। बेबी कॉट यहाँ अच्छा लगेगा, उन्होंने कहा। है ना? मैंने भी कल रात यही सोचा। इस दीवार के साथ अलग से वार्डरोब ले लूंगी। कपड़े खिलौने सब तरतीब से रख दूंगी। उन्हें इतराक हुआ, आने वाले वक्त के बारे में उसकी सोच काफी हद तक बदल चुकी है। वो अपने खौफ को मिटाकर नए ख्वाब सजाने लगी हैं। उन्हें इस मस्बत तब्दीली पर बहुत खुशी महसूस हुई। हाँ, ये ठीक रहेगा, वो दिल से मुस्कुराई। जन्नत उनके पास सोफे पर चढ़कर बैठ गई। सच सच बताएं, आपकी क्या ख्वाहिश है? किस बारे में? आपको पोता चाहिए या पोती? वो आंखों में तजस्सुस और इश्तियाक लिए पूछ रही थी। मुझे बस अपने बेटे की सेहतमंद औलाद चाहिए। बेटा हो या बेटी, इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने उसके हाथ पर हाथ रखकर नरमी से कहा। ये कहने के लिए ढेर सारा शुक्रिया।
ان کے گال سے گال مس کر کے وہ پھر اٹھ کر دوسری اشیاء سمیٹنے لگی، ساتھ ہی شادی کا حوالہ بھی دے رہی تھی۔ مسز شرازی یا وارڈروب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ 15 دن فارس وردان کی سنگت میں گزارنے کے باوجود اس نے کمرہ الگ کر لیا تھا۔ جانتی تھی فارس اسے وقت اور سپیس دے رہا ہے، وہ اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایک آزادی تھی، اس سے ایک فاصلہ قائم کر کے وہ اسے اپنا فیصلہ بدلنے کا موقع دے رہا تھا۔ ان کے لبوں پر مبہم سے مسکراہٹ ٹھہر گئی، مگر کچھ سوچ کر جانے کیوں دل اداسیوں میں گر گیا۔ منی کچن سیٹ، سفید رنگ کے مخملی کپڑے، آفتاب جنت کا۔ لندن میں فارس ٹھیک رہا، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے پوچھا۔ انہیں الرجی ری ایکشن کا بتایا یا سلیپنگ پلز اور اینٹی ڈپریسنٹ کا حوالہ دے؟ انہیں کسی بھی صورت پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جی وہ ٹھیک رہا، بس اسے ذرا سا زکام ہوا تھا اور کچھ نہیں، مسکرائی۔ وہ گہری سانس لے کر ہو گئی، بدل کر پھر سے باہر دیکھنے لگی۔ کل آپ کہہ رہی تھی مجھے پینٹنگ دکھائیں گی؟ ان کی خاموشی اور آنکھوں سے جھلکتی پریشانی محسوس کر کے ان کے پاس آ گئی۔ ہاں ایک مکمل کی ہے، کافی عرصے سے بنا رہی تھی لیکن ادھوری ہی تھی۔ تم دونوں لندن چلے گئے تو پھر فرصت سے مکمل کر لی۔ چلیں پھر مجھے دکھائیں تاکہ میں اسے ریٹ کر سکوں۔ ویسے تو میں آپ کی ہر پینٹنگ کو 10 میں سے پورے 20 نمبر دیتی ہوں۔ وہ ہنس دی۔ جنت ویل چیئر پر ہاتھ جمائے ان کے ساتھ اسٹوڈیو میں آ گئی۔ سامنے ہی دیوار پر سفید چادر میں ایک لارج سائز کی پینٹنگ دیوار کے ساتھ رکھی تھی۔ اب تک کی مسز شرازی کی تمام پینٹنگز میں یہ سب سے بڑی تھی۔ تقریباً آدھی دیوار کور کر رکھی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کپڑا ہٹا دیا، گہرے رنگوں سے مزین ایک ڈارک سی پینٹنگ سامنے تھی۔ جنت کمال دم سادے کھڑی رہ گئی۔ سمندر کی طرف آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ایک وسیع و عریض محل۔ لمبے مینار، اونچی مضبوط دیواریں، محل کے باہر جگہ جگہ سیاہ ہوتی گھاس سے آدھے چھپے آدھے ظاہر ہوتے خون آلود نیزے، تیر اور تلواریں۔ محل کی تمام کھڑکیاں تاریک، صرف ایک کھڑکی روشن تھی۔ اس کھڑکی کی چوہٹ پر سرخ خون ٹپک رہا تھا۔ اندر کسی کی موجودگی کا گمان بھی ہو رہا تھا۔ انگلیاں خون سے رنگی ہوئی، تلوار ٹوٹی ہوئی اور حفاظتی چوگا پھٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اس قدر تفصیل اور صفائی سے ایک ایک چیز بنائی تھی کہ وہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ زبردست، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یہ آپ نے کب بنائی؟ کافی عرصے سے بنا رہی ہوں، ہمیشہ ادھوری ہی رہ جاتی ہے، عمل کرنے میں کامیاب ہوئی ہوں۔ کہہ کر وہ آگے ہوئی۔ اسے ادراک ہوا اسٹور روم میں دیوار کے ساتھ جو سفید کپڑے میں ڈھکی ہوئی چیز تھی وہ یہی دیوار گیر پینٹنگ تھی۔ بہت گہری ہے، اس نے کہا، جیسے یہ ہتھیار، خون، دیواریں، یہ سیاہ جڑیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے ہر شے کی اپنی ایک حکایت ہے۔ اس کی واقعی میں ایک کہانی ہے، سنو گی؟ جنت نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ ضرور، آنکھوں میں اشتیاق لیے کہا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے فارس اسٹوڈیو کے دروازے میں رکا تھا۔ دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا مگر مسز شرازی کی آواز سنتے ہی رک گیا۔ ایک جادوگر شہزادے نے زخمی ہو کر اونچی لمبی دیواروں کے ایک مضبوط محل میں خود کو قید کر لیا۔ انہوں نے ہاتھ سے محل کی واحد روشن کھڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ اس کا بدن زخموں سے چور ہے، ہاتھ خون آلود ہے، ہتھیار بھی ٹوٹ چکا ہے، گھوڑا بھی نہیں رہا۔ جنت دم سادے انہیں بہت توجہ سے سن رہی تھی۔ جادوگر شہزادے نے اپنی رہی سہی قوت مجتمع کی، محل کی دیواروں کے ساتھ آگے خوبصورت پھول پودوں کو خطرناک کانٹے جھاڑیوں میں بدل دیا۔ رنگ برنگے پھول، نرم ملائم گھاس، سورج کی روشنیوں سے چمکتا سبزہ سب سیاہ ہو گیا۔ دیواروں سے وحشت ٹپکنے لگی، اونچا مضبوط محل ہر کسی کو خوفزدہ کرنے لگا۔ ادھ کھلے دروازے سے انہیں دیکھتا فارس اپنی جگہ منجمد کھڑا تھا۔ اب جب بھی کوئی خزانے کی تلاش میں محل کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرتا تو اپنے اندر زندگی کی لہر لیے وہ خونخوار جھاڑیاں دیوار بن کر اسے لہو لہان کر دیتی۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیلنے لگا۔ لوگ محل سے دور بھاگنے لگے۔ جنت کی نگاہیں مسز شرازی پر ٹھہری تھیں اور مسز شرازی کی نگاہیں پینٹنگ پر۔ وقت گزرنے لگا، دنیا بدلنے لگی، صدیاں بیت گئیں، مگر محل کے اندر جادوگر شہزادی کے لیے اس کا وقت رکا رہا۔ اس کے زخم، اس کی اذیت، اس کا ہر غم اس کے لیے ٹھہرا رہا۔ شہزادے کو لگتا تھا یہ اس کی اس دنیا میں آنے کی سزا ہے، یا پھر اس فتح کی جو اس نے اپنا سب ختم کر کے حاصل کی ہے۔ دروازے کے اس پار فارس کی آنکھوں میں حزن کی ایک لہر اٹھی، سرخ ڈوروں میں کرب اٹھا۔
लब भींचे रहे, दर्द बढ़ता गया। फिर जन्नत सामने ही फ्लोर कुशन पर बैठी उन्हें मगन होकर सुन रही थी। फिर ये कि एक गरीब यतीम लड़की जो जादूगर खानदान से नहीं थी, कुछ वहशियों से बचती बचाती महल की तरफ आ निकली। अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसने महल में दाखिल होने की ठानी, मगर चूंकि वो जादू नहीं जानती थी, इसलिए उसका महल की हदूद में दाखिल होना मुमकिन नहीं था। जिस वक्त वो महल के बैरूनी दरवाजे पर वहशी दरिंदों में घिरी हुई खड़ी थी, उस वक्त शहजादे ने हैरान होकर उसे खिड़की से देखा। महल की बैरूनी दीवार से अंदर तक का हिस्सा अपना रंग बदल रहा था। स्याह घास हरी हो रही थी, जमीन से पौधे फूट पड़े थे। जिस जगह लड़की खड़ी थी, उस जगह पर अब कोई कांटेदार झाड़ी ना थी। दरवाजे पर जो जड़ें लिपटी हुई थीं, वो भी टूटकर राख हो रही थीं। दरवाजा साफ हुआ तो लड़की अंदर आ गई। वहशी दरिंदे इस हद से बाहर रहे, अंदर ना आ सके। रवानी से बोलते हुए उन्होंने एक लम्हे का तवक्कुफ किया। जादूगर शहजादे के लिए वो मंजर किसी सदमे से कम नहीं था। उसका जादू इस लड़की पर किसी तौर असर नहीं कर रहा था। उसके लिए जमीन हरी हो रही थी, फूल खिल रहे थे। महल सदियों से तारीख रहा था, मगर अब लड़की के आते ही किरणें भी जमीन पर उतरने लगी थी। शहजादे को लगा वो लड़की उसके मजबूत हिसार में शुकाफ कर देगी। झाड़ियां रूप बदलेंगी तो दीवारें कमजोर हो जाएंगी, दीवारें कमजोर हो गई तो फिर वो गैर महफूज हो जाएगा। असलियत, गम और सभी दुख फिर से आ जाएंगे। माजी अपना आप दोहराएगा, फिर से जंग होगी, फिर से फतह होगी और फिर से कैद मिलेगी। जादूगर शहजादा ऐसा नहीं चाहता था। गुस्से और इंतकाम की आग में झुलसते हुए उसने लड़की को कत्ल करने का फैसला कर लिया। जन्नत की सांसें रुकी, तजस्सुस के साथ खौफ भी बढ़ गया। वो जैसे एक एक मंजर आंखों से देखती एक मावराई कहानी में मुकम्मल गर्क हो चुकी थी। पहले पहल उसने कोशिश की लड़की महल के अंदर दाखिल ना हो सके, मगर चौंके जादू का असर उस लड़की पर नहीं होता था, इसलिए वो दरवाजों पर चढ़ी खतरनाक बेलों को ज्यादा देर तक उसके रास्ते में हायल न कर सका। लड़की जब महल के अंदर दाखिल हुई तो उसको उठाया जाने वाला हर कदम खौफ की तारीकी और वहशत के सन्नाटे को मिटाता गया। खिड़कियों की किरणें अंदर आने लगीं, जो मखलूक तारीकी में बसेरा करती थी वो रोशनी में फना होने लगी। महल की पूरी 9 मंजिलें थीं। हर मंजिल जादुई सी, अपने अंदर बहुत से राज लिए हुए थी। लड़की पहली मंजिल पर 10 दिन रही, दूसरी मंजिल पर भी 10 दिन, तीसरी मंजिल पर भी 10 दिन। उस दौरान उसे शहजादी की खुद नोश्त मिली जो वो सदियों से लिखता आ रहा था। हर मंजिल पर उसे कुछ हिस्सा मिल जाता जिसे पढ़ते हुए वो एक अनदेखे वजूद की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगी। उसे अपने आस-पास शहज़ादे की मौजूदगी का गुमान होने लगा था। वो उससे बातें करती, आवाज़ें भी देती, नग़्मे भी सुनाती, मगर कभी जवाब नहीं आता था। मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, वो अक्सर ऊँची आवाज़ में कहती। मैं तुम्हें आज़ाद कर सकती हूँ, वो उसे यकीन दिलाती। तुम्हारे ज़ख्म भर जाएँगे, तुम्हारा दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। एक बार मेरे सामने आ जाओ। मगर शहज़ादा जो एक थ्रेट के तौर पर उसे देखता था, वो उसके सामने कैसे आ सकता था? उसके लिए तो वो एक मुजरिम थी। सज़ा की मुस्तहिक थी जो उसकी इजाज़त और मर्ज़ी के बगैर उसके महल में घुस आई थी। 7वीं मंजिल पर पहुँचते ही लड़की को एहसास हुआ उसके पाँव ज़ख्मी होने लगे हैं। वो हड्डियों में दर्द महसूस करने लगी। 8वीं मंजिल पर उसकी जिल्द पर लकीरें उभरने लगीं। जैसे छोटे-छोटे कट लगते हैं वैसे ही। शहज़ादे को खुशी हुई कि लड़की की सलाहियत बिलाखिर खत्म हो गई। उसने अपने जादू का जोर मज़ीद बढ़ा दिया। 8वीं से 9वीं मंजिल पर पहुंचने तक लड़के जख्मों से चूर बुरी तरह निढाल हो चुकी थी, मगर उसे हिम्मत नहीं हारी। वो पहली और आखिरी बार इस किले के भूत से यानी कि शहजादे से मिलना चाहती थी। उसने वो दरवाजा खोला जिसमें शहजादा बंद था। वक्त के दायरे में कैद, जख्मों से चूर, किसी बिखरे हुए शेर की तरह सर उठाए खड़ा था, हमला करने को मुकम्मल तैयार। लड़की के कदम रखने की देर थी, महल की बकिया मनाजिर की तरह इस मंजर पर भी उसकी मौजूदगी का असर होने लगा। स्याही मिट गई, अंधेरा छट गया, रोशनी बिर गई, मंजर साफ होने लगा। मगर यहाँ एक अनहोनी हुई। उसका असर सिर्फ महल के दरो दीवार को न हुआ, बल्कि शहजादे पर भी हुआ। वक्त की जंजीर टूट गई, शहजादे के जख्म बढ़ने लगे, उसका दर्द खत्म हो गया, उसका जिस्म फिर से सही सलामत हो गया और लड़की बेजान होकर उसके कदमों में आ गिरी।
आंटी प्लीज सैड एंडिंग नहीं, फौरन ही दुखी होकर कहा। मिसेस शिराजी इस कहानी की राइटर नहीं थी। वो उसकी एंडिंग नहीं बदल सकती थी। शहजादे को उस आखिरी लम्हे में एहसास हुआ कि अपना इसार महफूज करने के लिए वो पिछले 90 दिनों से जिस लड़की को अजियत से दो चार करता रहा है, वही लड़की उसके तमाम दर्द और अजियतें अपने वजूद में समेट कर उसे अपनी आवाज का आदी बनाते हुए उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत जगाकर खत्म हो चुकी है। वो चुप हो गई, जैसे कहानी बस यहीं तक थी। एक फसूस सा बंधा हुआ था जो उनकी खामोशी से टूटा। फारिस कहानी के हसार से बाहर निकल आया। जालिम शहजादा 90 दिन तक उसकी मोहब्बत नहीं पहचान सका। गधा। जन्नत को गुस्सा चढ़ गया। वो दुखी इख्तिताम पर बेइंतहा दुखी हुई बैठी थी। मिसेस शिराजी मुस्कुराई और बाहरी दरवाजे के पास खड़ा फारिस मुस्कुरा तक न सका। तुम्हें इस शहजादी की साइकोलॉजी भी समझनी चाहिए बेटा। मैं उसे क्या समझूं, आप ये देखें, वो लड़की जो उसका दर्द चुनने आई थी आंटी, उसके लिए मरहम लाई थी। उसे बहुत दुख हो रहा था, मगर शहजादे को क्या पता कि जो अपने साथ लाई है उसका मरहम है, उसके जख्मों के लिए है। उन्होंने नरमी से पूछा। उसे समझना चाहिए था कि लड़की के आने से फूल खिल रहे हैं, ये जिंदगी की अलामत है। वो अपनी बात पर डटी हुई थी। यही फूल उसके जादू का असर खत्म कर रहे थे, तो वो कैसे भरोसा करता। वो लाजवाब हो गई। मिसेस शिराजी ने नरमी से उसकी तरफ देखा, धीरे से मुस्कुराई। जो लोग बहुत ज्यादा हसास होते हैं और जिन्हें बहुत सा दुख सहा होता है, वो अपने इर्द गिर्द ऐसी दीवार खड़ी कर लेते हैं बेटा, और तहिया कर लेते हैं। अब जब भी कभी किसी ने ये दीवार फैलाने की कोशिश की तो उसे तोड़ देंगे, मगर अपनी हदूद में हरगिज नहीं आने देंगे। उन्होंने महल की ऊंची मजबूत हसीलों की जानिब इशारा करके कहा। खुद को किसी भी मुमकिन अजियत से महफूज रखने के लिए वो ये हिफाजती इकदाम करते हैं। अनजाने में उन लोगों को भी हट कर देते हैं जिनका वाहिद मकसद इस दीवार को फलांग कर उनके दामन से सारे कांटे चुनना होता है। बात गहरी थी, उसके दिल को लगी। जब एहसास होता है तो उस वक्त काफी देर हो चुकी होती है। रुककर गहरी सांस ली, फिर उसकी जानिब देखा। जादूगर शहजादे जैसे लोग बुरे नहीं होते बेटा। वो इतनी बार टूट चुके होते हैं कि उन्हें जुड़ने से खौफ आता है। वो बस किसी पर एतबार नहीं। बात मुकम्मल होकर खत्म हुई। उतरी शक्ल के साथ उसने रुख मोड़कर पेंटिंग को देखा। गहरा समंदर, बुलंदियों में खड़ा एक शानदार स्याह महल, मजबूत दीवारें, खिड़की। जादूगर शहजादा खिड़की में दूसरा दरवाजे में खड़ा रहा था। सीन बदलता है। लाइन जूस क्लबों से लगाए उसने दूसरे हाथ से अपना सेल फोन काउंटर टेबल से उठा लिया था। ओपन किचन से निकलकर सीढ़ियों की तरफ जाते हुए वो चौंक कर रुक गई थी। निगाहें मोबाइल स्क्रीन पर उभरते उस एक जुमले पर गड़कर रह गईं जो पहले उसे एक मजाक के सिवा कुछ न लगा था, लेकिन अगले ही पल सबूत के तौर पर अरसाल की गई तस्वीर पर नजर पड़ते ही वो अपनी जगह पत्थर हो गई। गिलास उसके हाथ से छूट कर फर्श पर गिरते ही धमाके से टूटा था। पहले उसका दिल रुका था, फिर सांसें भी थम गई थी। हैरत, सदमा, बेयकीनी, उसने बेइख्तियार दीवार का सहारा लिया। वुडन फ्लोर ने यकायक आग पकड़ी थी, गर्दो निवाह की हर शय अंधेर हुई थी। उसका तनफ्फुस फूल गया था, आंखों में वहशत उतर आई थी। अगले ही लम्हे उसने हांफते हुए शदीद गुस्से के आलम में अपना सेल फोन सामने दीवार पर दे मारा था। फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों की परवाह किए बिना धप धप कदम उठाती अपने लग्जरी बेडरूम में बंद हो गई। पेशानी मसलते, निचला लब काटते, बालों को नोचते वो कमरे में मुतवहिर से टहल रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था, यकीन आ भी नहीं सकता था। उसने पर्दे हटाकर खिड़कियां खोल दी। उससे कोई अफाका ना हुआ तो दरवाजा स्लाइड करके बालकनी में आ गई, मगर अंदर की आग हनूज जलती भड़कती रही, लपकती रही। तनफ्फुस भारी रहा, वहशत अंग अंग में समा गई। रेलिंग पर हाथ जमाए वो गहरी सांसें ले रही थी। कमरे से बाहर राहदारी से आगे लाउंज के सामने फर्श पर गिरा उसका सेल फोन एक बार फिर जगमगा रहा था। कांच के टुकड़े यहाँ वहां बिखरे थे, जूस लकीरों में फैलता हुआ 2 इंच के फर्श से नीचे दूर तक फैल चुका था। और वो बाहर देख रही थी, अंधेरों में, वहां जहां सब रेजा रेजा हो रहा था। सीन बदलता है। वो ऑफिस रूम में अपना काम निपटाकर पानी पीने की घर से किचन में आया तो मिसेस शिराजी लाउंज से सीधा वहीं आ गई थी। काम हो गया? प्यार से पूछा। अभी बाकी है, आप पानी पियेंगी?
वो फ्रिज से पानी की बोतल निकाले काउंटर टेबल की तरफ आ गया। उन्होंने मना कर दिया। जल्दी सो जाया करो बेटा, इस तरह रात में जागना सेहत के लिए ठीक नहीं। संजीदगी से ताकीद की। पहले काम ज्यादा था, अब कोशिश करूंगा जल्दी सो जाऊं, कहकर पानी का गिलास लबों से लगाया। जन्नत तुम्हारे साथ अब कैसी है? आंखों में मुस्कुराहट लिया मध्यम आवाज में पूछा। ठीक है, कल से एक शहजादे को गधा कह रही है, वो बेसाख्ता हंस दी। खाली ग्लास मेज पर रखकर वो उनके पास आ गया। आप मेरी कोई बात भूलती नहीं है? मिसेस शिराजी व्हीलचेयर पर थीं और उनके सामने कुर्सी पर बैठ गया था। माए भला अपने बच्चों की छोटी छोटी बातें, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात भी भूलती हैं। उसका चेहरा हाथों में भरकर बोली। तब मैं बच्चा नहीं था। मेरे लिए तो तुम आज भी बच्चे ही हो। वो उनकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देख सकता था। जब आप मुझे छोड़कर गई थी मैं तभी बड़ा हो गया था मम्मी। उनके अंदर एकदम सन्नाटा फैला। आंखों में नमी तैर गई। फारिस उनका हाथ अपने हाथों में ले रहा, फिर नमी से अपने लबों से लगाया। वो कुछ दुख कुछ अजियत से उसे देखती रही। तुम लंदन में अपने घर गए थे? वो पूछ नहीं रही थी, बता रही थी। बस उसके अंदर की बेसुकूनी तक पहुंचना चाह रही थी। सर झुकाए बिल्कुल खामोश रहा। कब्रिस्तान घर नहीं हुआ करते। वो अपने मुर्दा ख्वाब ख्वाहिशात का पीछा रह जाने वाला सामान उठा लाया था। उसकी खामोशी उन्हें अजियत से दो चार करने लगी। मुझे माफ कर दो। उनकी आवाज बेख्तियार भीगी। फारिस ने तड़प कर सर उठाया था। ऐसे मत कहा करें मम्मी प्लीज। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और लब कप कपा रहे थे। मम्मी प्लीज, एकदम से बेचैन हुआ था। उनके हाथ मजबूती से थामे उनके कदमों में ही बैठ गया। मैंने आपको कभी भी किसी मामले में कसूरवार नहीं ठहराया, लेकिन मैं तो ठहराती हूँ। मेरे सीने पर बोझ है। जाने वाले तो चले गए, जो पीछे रह गए हैं मैं उन्हें एक नहीं कर पाई। मैं तुम्हें तो और रियान को अभी तक एक नहीं कर पाई। वो सिसक पड़ी। उनके हाथों पर फारिस की गिरफ्त एकदम से ढीली पड़ी थी। वो फर्श पर था, जमीन में उतर गया। अजियत अंग अंग में समा गई। वो छोटा सा मासूम बच्चा है, उसका इन सब मामलात में कोई कसूर नहीं। उसे खुद से दूर ना करो प्लीज बेटा, उसे सजा मत दो। वो पीछे हुआ था, सर झुकाए खामोश साकर। बस इस मकाम पर आकर उसकी सारी हिम्मत बर्दाश्त खत्म हो जाती थी। मजीद कुछ सुनने की ताब नहीं रहती थी। कदमों की आहट के साथ जन्नत राहदारी से नमूदार हुई। आंटी आप यहाँ हैं, मैं आपको स्टूडियो में ढूंढ रही थी। साकित फिजा में इर्तआश पैदा हुआ। मिसेस शिराजी ने फौरन से आंसू साफ किए। फारिस उठकर वहां से चला गया। सर झुका हुआ था तो वो देख नहीं सकी थी, मगर उसकी आंखें। उसने गर्दन मोड़कर उसे सीढ़ियों की तरफ जाता देखा। फिर मिसेस शिराजी के पास आई। उनका रुख दूसरी तरफ था, तो वो तब तक खुद को कंपोज कर चुकी थी, मगर उनकी आंखें अभी भी लाल हो रही थीं। जी बेटा। वो बज़ाहिर मुस्कुराई थी, मगर उनके चेहरे से उदासी झलक रही। वो निचला लब काट कर रह गई। जाने फारिस के साथ उनकी क्या बात हुई थी, वो भी तो चुपचाप ऊपर चला गया था। मैंने सोचा सोने से पहले आपसे बातें कर लूं, आप कमरे में नहीं थी। हाँ, बस फारिस के पास आई थी। चलो कमरे में चलते हैं। लहजे को हतुल इम्कान नॉर्मल करते हुए बोली। उनके हमरा राहदारी की तरफ जाते हुए उसने सीढ़ियों के ऊपर देखा था। ऊपरी मंजिल की तमाम बत्तियां गुल थीं। हर तरफ अंधेरा सा फैला हुआ नजर आ रहा था। सीन बदलता है। कुछ वक्त मिसेस शिराजी के साथ गुजारने के बाद वो अपने कमरे में आ गई। दरवाजा बंद करके सीधा खिड़की में जा खड़ी हुई। सामने ही वसीओ अरीज लॉन का गोशा और बाईं तरफ ग्लास वॉल्स के अहाते में स्विमिंग पूल नजर आ रहा था। नीलवों बल्ब रोशन थे। शेड तले मखसूस कुर्सियों, एक काउच के अतराफ में जरकार रोशनी सी फैली थी। अपने कमरे की खिड़की से नजर आता ये मंजर उसे बहुत भला लगता था। अपने ख्यालों में गुम खड़ी थी कि उसे ट्राउजर पर सफेद शर्ट जेबतन किए फारिस मर्दान ग्लास डोर धकेल कर उसी तरफ आता हुआ नजर आया। वो ये गया पर्दे की ओट में हो गई, फिर सर निकाल कर झांका। ट्रे में सब्ज चाय और चंद एक लवाजमात रखे मुलाजमा उसके पीछे थी। वो काउंट पर बैठ गया, मोबाइल हाथ में था। लैपटॉप और कुछ जरूरी फाइल शीशे की मेज पर पहले से धरी थी। वो अब उसे देख रही थी, बहुत गौर से देख रही थी। सब चाय का कप हाथ में लिए वो बिल्कुल खामोश बैठा था। निगाहें स्विमिंग पूल पर जमी हुई थी, एक ही मकाम एक ही नुक्ते पर साकित से ठहरी हुई। वो चंद लम्हों तक अपनी जगह खड़ी रही, फिर उसे मोबाइल पर मैसेज टाइप टाइप किया। क्या तुम्हें इनविटेशन मिला?
निगाहें उस पर जा ठहरी थी। तवक्को के ऐन मुताबिक उसने नोटिफिकेशन मिलते ही अपना मोबाइल उठा लिया था। सोफे के साथ कमर टिकाए अब उसे टाइपिंग करता हुआ देख सकती थी। कैसा इनविटेशन? मेरी और जैद की मंगनी का। लबों पर मुबहम से मुस्कुराहट और आंखों में रोशनी लिए जवाब लिखा। फिर सर उठाकर उसके मुतासरात देखना चाहे। वो जबड़े भींचकर स्क्रीन को तक रहा था। उसे बड़ी खुशी हुई। मंगनी? आर यू सीरियस? हाँ, भला मैं क्यों मजाक करूंगी। साथ ही वो इनविटेशन कार्ड फॉरवर्ड कर दिया जो जैद की मम्मी ने उसे भेजा था। 4 दिन बाद उस टिड्डे की सालगिरह थी और साथ ही अंगूठी पहनाने की रस्म भी अंजाम पाना थी। वो मुंतजिर रही कि अब वो क्या कहता है, मगर वो परेशानी पर बल डाले मोबाइल पर नजरें जमाए बैठा रहा। क्या तुम आओगे? क्या मुझे आना चाहिए? अच्छा, किस हैसियत से? मेरे शौहर की हैसियत से। लिखते लिखते रुक गई। मैसेज मिटा दिया, दोबारा लिखा। तुम्हारे इनके साथ फैमिली टर्म्स हैं। दूसरी तरफ खामोशी। मैं इंतजार करूं? नहीं। उसके इनकार से हिस उठाते फौरन लिखा। हालांकि आना चाहिए। अच्छा, तो वो किस लिए? क्योंकि मैं कह रही हूँ। धड़कते दिल के साथ टाइप कर दिया। उसके जवाब ने जैसे ही एक लम्हे के लिए फारिस को भी हैरान कर दिया। निचला लब काटते हुए फौरन से मैसेज डिलीट कर दिया। खिड़की से पीछे हट गई। अब वो नहीं जानती थी फारिस क्या कर रहा था, मगर दोबारा उसकी तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आया था। कुछ देर तक कमरे में बाएं से दाएं, दाएं से बाएं चक्कर काटने के बाद वो फिर से खिड़की के पास आ गई। वो लैपटॉप गोद में रखे अपना काम कर रहा था, लेकिन हर चंद लम्हों बाद उसकी निगाहें स्क्रीन से हटकर स्विमिंग पूल और फिर वहां से बेलों से घिरी दीवार तक उठ जाती थी। वो खिड़की में खड़ी रही और उसे देखती रही। ये कर उसे मोबाइल पर मैसेज मौसूल हुआ। सर झुकाकर स्क्रीन पर निगाह दौड़ाई। अगर तुम इसी तरह खिड़की से मुझे ताड़ती रहोगी तो मैं काम नहीं कर सकूंगा। अल्लाह! वो पर्दा छोड़कर झटके से पीछे हटी। निचला लब दांतों में दिया, हालांकि वो झुककर खड़ी थी। खुशफहमी देखो जनाब की। घबराहट पर काबू पाकर तेजी से टाइप किया। मैं भला क्यों ताड़ने लगी? मुझे तो ये भी नहीं पता तुम कहाँ हो। रुक कर मजीद लिखा। मैं तो अपना काम कर रही हूँ। आगे से शैतानी मुस्कुराहट मौसूल हुई। वो तब गई। पूरे घर में तुम्हें बस मेरे कमरे की खिड़की के सामने आकर बैठना था। वो ना कर लिख दिया। अभी तो तुम कह रही थी तुम मुझे देख नहीं रही। कह कहा। वो फना सी हो गई। अपना मोबाइल ऑफ करके खुद से बहुत परे रख दिया। खिड़कियों से दूर होकर शराफत से बेड पर चढ़कर बैठ गई। मुझे उसे मैसेज ही नहीं करना चाहिए था। भवें से कहकर खुद को कोसा। ना ही उसकी खैरियत मालूम करने के लिए कमरे में जाना चाहिए था। जरा तवज्जो क्या दी, मौसूफ तो 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। कुछ देर तक बैठी रही, फिर मोबाइल उठा लिया। यूट्यूब पर चंद एक वीडियोस देखी, बच्चों के नाम सर्च किए, हाथ पर लोशन लगाते हुए खिड़कियों की तरफ और फिर वार्डरोब की तरफ देखने लगी। ज़हन कुछ न कुछ तरतीब देने में लगा हुआ था। कपड़े यहाँ रखे जा सकते हैं, बेबी कॉट इस मकाम पर, ड्रेसिंग यहाँ से हटाकर वहां रख देगी। ज़हन में हर तरह की तरतीब देकर तकिया दुरुस्त करती लेट गई। मोबाइल हाथ में था, वो सिद्रा से बात कर रही थी। हल्की सी दस्तक के साथ दरवाजा खुल गया। कोहनी के बल ऊपर हुई तो दरवाजे में फारिस था। अंदर आ सकता हूँ? वो पूरा का पूरा अंदर था और इजाजत मांग रहा था। उसका मैसेज याद आया तो आंखों में खफकी उभर आई। तुम सोए नहीं अभी तक? वो उठकर बैठ गई। नींद नहीं आ रही थी तो उसने सवालिया अब्रो उठाई। मैंने सोचा तुमसे बातें कर लूं, तुम भी तो जाग रही हो। मोबाइल साइड टेबल पर रखकर बराबर में आ बैठा। हालांकि मैंने इजाजत नहीं दी थी। घूर कर कहा। इनकार भी तो नहीं किया। वो मुस्कुराया। जन्नत बड़बड़ाकर रुख बदल गई। मोबाइल हाथों में लिए इजलत में टाइपिंग करने लगी। सिदरा से बात कर रही थी तो गुफ्तगू समेटने लगी। फारिस उसे ही देख रहा था। उसके सफेद कॉटन नाइट ड्रेस की आधी आस्तीन से झलकते बाजू पर मंदमंद जख्म की लकीर वाज़ेह थी। तुम्हें ये जख्म कैसे आया था? कौन सा जख्म? उसने सर उठाकर पूछा। अगले ही पल अपने बाजू के उसी मकाम पर उसे लम्स का एहसास हुआ। अब पूछ रहे हो? अब तो जख्म भर भी गया। मंजर वक्त लम्हे याद आए तो कहे बिना न रह सकी। निशान तो अभी भी है, वो कह रहा था। 2 स्टिचेस लगे थे, उसे याद था। बुआ के घर बल्ब फिक्स करके नीचे उतर रही थी तब कील लग गई थी। बहुत आम से लहजे में जवाब देकर बाजार। पार्किंग एरिया का मंजर, बुरहान वासिफ का थप्पड़, सख्त पथरीली जमीन पर गिरते ही हथेलियों पर पड़ने वाली रगड़, बेइत्नाई की अजियत, वो खौफ, वो दहशत, उसे तमाम के तमाम ख्यालात झटक दिए। चंद लम्हों तक वो मुंतजिर रहा कि मजीद कुछ कहेगी, मगर वो खामोश हो चुकी थी। ऐसा ही एग्जाम मुझे भी लगा था। मैं तब 5 साल का था।
कैसे? कुशन को सीने से लगाया उसकी तरफ मोड़ा। मैंने अलमारी में छुपने की कोशिश की थी। किस लिए? वो जरा सा हैरान हुई थी। तुम गेस करो किस लिए? वो पूरी तरह से उसकी तरफ मुतवज्जा था। किसी बच्चे का सर फाड़ा होगा, कोई नुकसान किया होगा, या फिर फारिस की पेशानी पर बल आ गए। खुद ही तो कहा है गेस करो, जन्नत भवें से कहनी। गेस करो, ये नहीं कहा कि इल्जाम लगाओ। वो अच्छा खासा बुरा मान गया। मैं तो यही गेस कर सकती हूँ, उसने घूरा। अब कोई बच्चा अच्छा काम सर अंजाम देकर तो छुपने की कोशिश नहीं कर सकता। हाँ, मगर मैं इसलिए नहीं छुप रहा था कि मैंने कोई नुकसान किया था। तो फिर? फारिस ने कुछ बताने के लिए मुंह खोला, फिर रुक गया। फॉरगेट अबाउट इट। सर झटक कर मोबाइल उठा लिया। क्या मतलब फॉरगेट अबाउट इट? उसे गुस्सा चढ़ गया। खुद ही बात शुरू करो, सस्पेंस पिलाओ और फिर सो जाओ। गुस्सा तो उसे वैसे भी चढ़ता था। फारिस की इस हरकत पर सीख पा हो गई, मगर दूसरी तरफ से जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रहा था। मोबाइल पर यूं निगाहें मरकूज थीं जैसे जरूरी काम दरपेश हो। असल में मेरा ही दिमाग खराब है जो भी तुमसे बातें करने लग गई। कंफर्टर एक तरफ करके उठ गई। कहाँ जा रही हो? कहीं भी जाऊं, तुम्हें उससे क्या? वो दरवाजा खोलकर और पूरी कुवत से बंद कर बाहिर थी। गहरी सांस लेकर तेजी से उठकर उसके पीछे आया, राहदारी से किचन में गया। सामने ही वो कुर्सी पर बैठी थी। सर झुका हुआ था, गुंजे हुए बाल पुश्त पर थे, बड़बड़ाहट जारी थी। जब दिल चाहेगा बातें करेगा, जब दिल चाहेगा खामोश हो जाएगा। मैं कोई मजाक हूँ? उसे नहीं पता था वह उसके पीछे खड़ा था। मुस्कुराहट दबाए उसके बराबर में कुर्सी खींचकर बैठ गया। अच्छा करो, क्या बातें करनी है? मैंने कब कहा मुझे तुमसे कोई बात करनी है? उसे पतंगे लग गए। ये तो तुम हो जो खामखा फ्री होने की कोशिश करते हो। फ्री होने की कोशिश? वो मुस्कुराहट दबाते हुए बंद मुट्ठी पर ठोड़ी टिकाया उसे नरमी से देखे गया। आइंदा मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी, कोई जवाब नहीं दूंगी। साफ कह दिया। जैसे तुम करते हो मैं भी बिल्कुल वैसे करूंगी। मैं खौफज़दा था इसलिए चुप किया था, उसने अचानक कहा, और जो शदीद गुस्से में मजीद कुछ कहने का इरादा रखती थी एकदम चुप हो गई। बस ये और कुछ? उसने बज़ाहिर दोस्ताना लहजे में पूछा। वो चंद लम्हों तक उसकी आंखों में देखती रही, जाने कितनी इकायतें थीं जो इन आंखों में छुपी हुई थीं। यानी मैं कोई और सवाल भी पूछ सकती हूँ? तस्दीक चाहिए। हाँ। वो हैरान हुई कि तवक्को के बरक्स जवाब मस्बत मिला था। फायदा जब तुम जवाब ही नहीं देते। तनफ्फुर से सर झटका। कुछ सारे सवाल पूछ लेते हो, सारे जवाब सुन लेते हो, लेकिन जब मैं कुछ पूछूं तो खामोशी। वो अभी भी गुस्से में लग रही थी। बंधे हुए बाल आगे की तरफ दाहिने कंधे पर थे, कुछ लटें ढीली होकर गाल पर फिसल रही थी। चाय पियोगी? उसने उठकर कैबिनेट से जार निकाला। वो लम्ब पीछे एक सख्त नजर उस पर डाले अपनी अंगूठी को आगे पीछे करती रही। चाय बनाते हुए खुद से हल्की फुल्की गुफ्तगू करता रहा, मगर उसने लफ्ज ये रखे, वो अब कोई बात ही नहीं करेगी। चाय तैयार हो गई तो भाप उड़ाता एक मग उसके आगे रखा, दूसरा मग हाथ में लिए सामने खड़ा रहा। तुम्हें गलत लगा था, घून भरकर कहा। क्या? उसने अपना मग करीब कर लिया। यही कि मैं किसी औरत को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाह रहा हूँ। जन्नत की धड़कन लम्हे भर के लिए थमी, सांस रुक गया। मग पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो चुकी थी। उस रात के बाद अदीना जुबैर का जिक्र आज जैसे हुआ था, उसका नाम नहीं ले रहा था, ना ही उसे किसी साबका रिश्ते से जोड़ रहा था। वो उसके लिए एक औरत थी। और तुम चाहते हो मैं यकीन कर लूं? उसका लहजा मजबूत था, मगर दिल शिद्दत से धड़के जा रहा था। फारिस की साबका बीवी का खौफ जैसे उसकी रग रग में समाया हुआ था। खसूसन ये इंकशाफ ज्यादा तकलीफ था कि अदीना उसकी मोहब्बत थी और वो उसे हर सूरत अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता था। करना तो चाहिए। वो कुर्सी खींचकर बैठ गया। तुम मुझे तलाक देना चाहते थे। आंखों में आंखें डालकर याद दिलाया। देना चाहता था, ये तुमने खुद कह दिया था। पास्ट टेंस माय डियर वाइफ, फेल माजी। मेरी अब ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रही। जन्नत हक्का बक्का सी उसे देख कर रह गई। जरा देखो तो, खड़ूस को सारी बातें याद की और जाहिर ऐसे करता था जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई है, उसने चाय का घूंट लेते हुए कह दिया। बात सादा, मुख्तसर और वाज़ेह थी। जन्नत की धड़कनें थमी रहीं, सांसें रुकी। अगले कई लम्हों तक वो उसे खामोश निगाहों से तकती रही। क्या वो दानिस्ता दीना जुबैर का जिक्र नहीं कर रहा? अगर किसी औरत का मसला नहीं तो उसे तलाक क्यों देना चाहता था? कुछ तो था जो छुपा हुआ था, या फिर वो जानबूझकर उसके छुपा रहा था। तुम मुझसे नफरत करते थे और मुझे तलाक देना चाहते थे। फिर अचानक तुम आकर कहो मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता, तो मैं इस बात को क्या समझूं? हाँ, ऐसा तो सिर्फ कहानियों में होता है। किसी को अचानक एक सेकंड में मोहब्बत हो जाए। और मैंने कब कहा मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई?
मेज पर कोनिया जमाकर उसकी आंखों में झांका। वो जो अपनी धुन में बोल रही थी साकत हो गई। सवाल ठा करके दिल को लगा, साफ साफ बेइज्जती। चेहरा खिफा से सुर्ख पड़ा। अब ना वो उठ सकती थी, ना रुख बदल सकती थी, ना गायब हो सकती थी। हाँ, फारिस ने कब कहा उसे मोहब्बत हो गई? मेरा मतलब है, मैं कह रही थी असल में वो। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। चेहरा मुतबस्सम हो गया, आंखों में शरारत उतर आई। असल में मेरा दिमाग खराब है जो मैं तुमसे बातें कर रही हूँ। उसकी चाल समझते ही कुर्सी धकेल कर उठ गई। चाय तो पी लो। जहर दे दो तुम मुझे। मुड़कर चिल्लाई। फिर बेडरूम में जाकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मेज पर बैठा मजे से चाय पीता रहा। समझता क्या है ये खुद को? बिगड़े तेवरों के साथ लिहाफ ओढ़कर लेट गई। आंखों पर बाजू रख लिया, फिर झंझलाकर करवट बदली, दोबारा बदली, कुशन अपने कान पर रखा। फारिस भाई ने कभी तुमसे मोहब्बत का एतराफ किया? दूसरे कान में आवाज गूंजी। मोहब्बत आलाप से छलक मोहब्बत आमाल से छलकती हो तो एतराफ की जरूरत नहीं पड़ती। तखय्युल की धार पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ नजर आया। उसके अल्फाज, उसका जुमला, उसका जवाब। उसने तकिए में सर देते हुए आंखें मीच ली, अंदर ही अंदर बहुत सारा चीखी। कैसा इंसान था वो? मोहब्बत का एतराफ हुआ नहीं था और वो अपनी तस्लीम जबान से तस्लीम कर बैठी थी। उसने तकिए में सर दिए हुए आंखें मीच ली, अंदर ही अंदर बहुत सारा चीखी। कैसा इंसान था वो? मोहब्बत का एतराफ हुआ नहीं था और वो अपनी जबान से तस्लीम कर बैठी थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो तकरीबन रो देने वाली थी। फारिस ने दरवाजा खोला, खंकार कर गला साफ किया। उसने कुशन उठाकर उसे दे मारा। खबरदार, जो तुमने मुझसे कुछ कहा तो। वो तकरीबन रो देने वाली थी। वो मुस्कुराहट जब्त किए सोफे पर जा बैठा। हाँ ठीक है, मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन मैंने तुम ये भी तो नहीं कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो मोहब्बत पर कोई बात ही नहीं की। टांग पर टांग जमाए, दाएं दाहिने बाहों को जंबिश देते सोफे के हाथों पर बाजू टिकाए, वो जैसे किसी सल्तनत का शहजादा बना बैठा था। वो कंफर्टर में दबकी पड़ी रही। अब कोई जवाब देती तो फंस जाती, ना जवाब देकर फंसना ज्यादा मुनासिब लगा। मेरा ऐसा कोई भी मुश्किल सवाल नहीं है, उसने कहा। जन्नत का माल, फिर पुकारा। वो तो ऐसे हो गई जैसे अपने कान कहीं गिरवी रखाई हो। वो जेल मुस्कुराते हुए उठकर चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो जन्नत ने धीरे से आंखें खोल दी। आइंदा मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी। मुसम्मम इरादा कर लिया। किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी, कमजोर नहीं पड़ूंगी, कोई शिकवा भी नहीं करूंगी। समझता है मुझे फंसा लेगा? तकिए में सर देकर बेतरह झुंझलाई। तसल्ली से शफी, हिम्मत बंधाने और इरादा बांधने से कुछ नहीं हो रहा था। फारिस का लहजा, उसकी मुस्कुराती आंखें, उसका एहसास से सवाल पूछना। वो अपनी धड़कनों को सुन रही थी और ऐसा साथ में उलझ रही थी। बाहर लान पोल्स की रोशनियों में फारिस से मजदान रात गए तक टहलता रहा।